अध्याय 12 शहीवाक का दर्पण द मिरर ऑफ एरिस्ट। क्रिसमस आ रहा था। दिसंबर के मध्य में एक सुबह हॉगवर्ट्स में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कई फुट ऊंची बर्फ जमी थी। झील जमकर ठोस हो गई और वीजली बंधुओं को तो इस बात की भी सजा दी गई कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू किया था ताकि वे क्विरल के पीछे पीछे घूमते रहें और उनकी पगड़ी के पीछे टकराते रहें। जो गिने चुने उल्लू इस तूफानी आसमान से जूझते हुए चिट्ठियां देने आए, उन्हें हैग्रिड ने स्वस्थ किया। तभी वे दोबारा उड़ने के काबिल हो पाए। सभी बेसब्री से छुट्टियां शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गरुड़ द्वार के हॉल और बड़े हॉल में आग धधकती रहती थी, परंतु हवादार गलियारे बर्फीले हो चुके थे और क्लास में तीखी हवा खिड़कियों को हिलाकर रख देती थी। सबसे बुरी हालत प्रोफेसर स्नेप की क्लास की थी, जो तहखाने में लगती थी। यहाँ जब विद्यार्थियों की सांस बाहर निकलती थी तो कोहरा बन जाती थी और वे अपनी गर्म कढ़ाइयों के जितने पास रह सकते थे रहने की कोशिश करते थे। मुझे बहुत अफसोस होता है, ड्रैको मल्फॉय ने एक दिन जादुई काढ़े की क्लास में कहा। मुझे उन लोगों के लिए बहुत अफसोस होता है जिन्हें क्रिसमस में हॉगवर्ट्स में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि घर पर किसी को उनकी ज़रूरत ही नहीं है। यह कहते समय वह हैरी की तरफ देख रहा था। क्रैब और गाइल ही करके हंसने लगे। हैरी लॉयन फिश के कांटे का चूर्ण तौल रहा था। उसने इसे अनसुना कर दिया। क्विडिच मैच के बाद से मेलफॉय और भी ज़्यादा कड़वी बातें बोलने लगा था। वह नागशक्ति के हार जाने पर दुखी था, इसलिए उसने हर एक को यह कहकर हंसाने की कोशिश की कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेंढक को हैरी की जगह अगला खोजी बनाया जाएगा। परंतु उसने देखा कि कोई भी इस पर नहीं हंसा, क्योंकि सभी इस बात से प्रभावित थे कि हैरी अपने झटके दे रही जादुई झाड़ू को बहुत अच्छी तरह से पकड़े रहा था। इसीलिए ईर्ष्या और गुस्से से भरा मेलफॉय अब हैरी को इस बात के लिए ताना मार रहा था कि उसका कोई परिवार ही नहीं था। यह सच था कि हैरी क्रिसमस के लिए प्रिवेट ड्राइव नहीं जा रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल पिछले सप्ताह उन विद्यार्थियों की सूची बनाने आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में रुकेंगे, और हैरी ने तत्काल साइन कर दिए थे। उसे इस बात का ज़रा भी दुख नहीं था। यह शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी रुके थे, क्योंकि मिस्टर और मिसेस वीजली चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे। जब जादुई काढ़े की क्लास के बाद वे लोग तहखाने से निकले तो उन्होंने देखा कि आगे वाले गलियारे में फर का एक बड़ा सा पेड़ बीच में रास्ता रोककर खड़ा है, जिसके पीछे से दो बड़े पैर निकले दिखाई दिए और एक मोटी आवाज़ ने उन्हें बताया कि इसके पीछे हैग्रिड था। हेलो हैग्रिड, मदद चाहिए? रॉन ने शाखाओं में अपना सिर डालते हुए पूछा। नहीं, हम ठीक हैं। धन्यवाद रॉन। क्या तुम रास्ते से हटोगे? मेलफॉय ने पीछे से ठंडे धीमे लहजे में कहा। क्या तुम पैसे कमाने की जुगाड़ कर रहे हो वीजली? मुझे लगता है तुम हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद यहाँ का रखवाला बनने के ख्वाब देख रहे हो। वैसे भी तुम्हारा परिवार जितने बड़े घर में रहता है, उसकी तुलना में तो तुम्हें हैग्रिड की झोपड़ी महल की तरह लगेगी। जैसे ही रॉन ने मेलफॉय की तरफ छलांग लगाई, स्नेप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। वीजली! रॉन ने तुरंत मेलफॉय के दुशाले के सामने वाले हिस्से को छोड़ दिया। उसे उत्तेजित किया गया था प्रोफेसर स्नेप। हैग्रिड ने पेड़ के पीछे से अपने बड़े बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। मेलफॉय उसके परिवार का अपमान कर रहा था। चाहे जो भी हो, लड़ाई करना हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है हैग्रिड, स्नेप ने चिकनी चुपड़ी आवाज में कहा। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम हो गए वीजली, और एहसान मानो कि मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं काटे। अब तुम सब यहाँ से चलते नजर आओ।
मेलफॉय, क्रैब और गाइल पेड़ को धक्का मारते हुए गए, जिस वजह से चारों तरफ कांटे बिखर गए। वे लोग हंस रहे थे। मैं उसे देख लूंगा, रॉन ने मेलफॉय की पीठ के पीछे से अपने दांत किटकिटाते हुए कहा। एक ना एक दिन मैं उसे देख लूंगा। मुझे उन दोनों से नफरत है, हैरी ने कहा। मेलफॉय और स्नेक। चलो खुश हो जाओ, क्रिसमस आने ही वाला है, हैग्रिड ने कहा। तुम्हें क्या बताऊं, हमारे साथ चलो और खुद चलकर बड़े हॉल को देख लो, वह कितना बढ़िया लग रहा है। इस पर हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड और उसके पेड़ के पीछे पीछे बड़े हॉल की तरफ चल दिए, जहां प्रोफेसर मैगोनिगल और प्रोफेसर फ्लिटविक क्रिसमस की सजावट में जुटे थे। आहा हैग्रिड, आखिरी पेड़, इसे दूर वाले कोने में रख दो। हॉल की सजावट देखने लायक थी। दीवारों पर शूलपर्णी और मिसलटों के बंदरवान सजे थे। कमरे के चारों तरफ 12 ऊंचे क्रिसमस ट्री रखे थे, जिनमें से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्तियों के कारण। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में अब कितने दिन बचे हैं? हैग्रिड ने पूछा। सिर्फ एक, हरमाइनी ने कहा। और इससे मुझे याद आया हैरी, रॉन, लंच से पहले हमारे पास आधा घंटा है। हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रॉन ने अपनी आंखों को प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते हुए कहा, जो छड़ी से सुनहरे बुलबुले निकालकर उन्हें नए पेड़ की डालों पर सजा रहे थे। लाइब्रेरी, हैग्रिड ने हॉल के बाहर उनके पीछे आते हुए कहा। छुट्टियों के ठीक पहले पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो, क्यों? अरे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हैरी ने उसे उत्साह से बताया। जब से तुमने निकोलस फ्लेमेल के बारे में बताया है, तभी से हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन है। क्या? हैग्रिड को जोरदार झटका लगा। सुनो, हमने तुम्हें बताया है, उसे भूल जाओ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। हम तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि निकोलस फ्लेमेल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी बोली। बशर्ते तुम हमें यह बताकर हमारी मेहनत न बचा दो, हैरी ने जोड़ा। हम पहले ही सैकड़ों किताबें छान चुके हैं और हमें उसका नाम कहीं नहीं मिला। हमें बस थोड़ा सा सुराग दे दो। मैं जानता हूँ, मैंने उसका नाम कहीं ना कहीं पढ़ा है। हम कुछ नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने साफ जवाब दिया। तब तो हमें खुद ही यह खोजना पड़ेगा, रॉन ने कहा, और हैग्रिड को बेचैन हालत में छोड़कर वे तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब से हैग्रिड के मुंह से उसका नाम गलती से निकला था, तब से वे सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम खोज रहे थे, क्योंकि इसके सिवाय किसी और तरीके से उन्हें यह कैसे मालूम पड़ सकता था कि स्नेप किस चीज़ को चुराने की कोशिश कर रहा था। समस्या यह थी कि यह जानना बहुत मुश्किल था कि कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि वे यह नहीं जानते थे कि किताब में अपना नाम लेने के लिए फ्लेमेल ने क्या किया था। उसका नाम 20वीं सदी के महान जादूगर या हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई नाम में से नहीं था। उसका नाम महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजें और जादूगरी में आधुनिक विकास का अध्ययन में भी नहीं मिला। फिर जाहिर है लाइब्रेरी का आकार भी एक समस्या थी। इसमें लाखों किताबें, हजारों शेल्फ, सैकड़ों संकरी लाइनें थीं। हरमाइनी ने उन विषयों और शीर्षकों की सूची निकाली जिन्हें देखने का उसने फैसला किया था। रॉन किताबों की एक लाइन में गया और यूं ही किसी भी शेल्फ में किताबें निकालकर देखने लगा। हैरी उस हिस्से की तरफ टहलता हुआ गया जहां जाना मना था। वह कुछ समय से यह सोच रहा था कि कहीं फ्लेमेल का नाम यहाँ तो नहीं है। दुर्भाग्य से इन किताबों को देखना मना था। इन्हें देखने के लिए उसको किसी टीचर की खास तौर पर साइन की हुई पर्ची की ज़रूरत थी, और वह जानता था कि उसे ऐसी पर्ची कभी नहीं मिलेगी। इन किताबों में बहुत ताकतवर काला जादू था जो हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता था। केवल वे पुराने विद्यार्थी ही इन किताबों को पढ़ सकते थे जो गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में
आगे की पढ़ाई करते थे। तुम क्या खोज रहे हो लड़के? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। मैडम पीन्स यानी लाइब्रेरियन ने उसकी तरफ पंखों का डस्टर दिखाते हुए कहा। तो फिर तुम बाहर निकल जाओ, चलो बाहर। वह सोच रहा था कि उसे जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी या बहाना बनाना चाहिए था। हैरी मन मारकर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। वह रॉन और हरमाइनी पहले से ही इस बात पर सहमत हो गए थे कि मैडम पीन्स से यह पूछना ठीक नहीं होगा कि उन्हें फ्लेमेल के बारे में जानकारी कहाँ मिल सकती थी। उन्हें विश्वास था कि वे बता सकती थी, परंतु वे यह जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि स्नेप यह जान पाए कि वे किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। हैरी ने यह देखने के लिए बाहर गलियारे में इंतज़ार किया कि बाकी दोनों को कुछ मिला या नहीं, परंतु उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वे 15 दिनों से ढूंढ रहे थे, परंतु चूंकि उन्हें 2 क्लासों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा समय मिल सकता था, इसीलिए इसमें हैरानी की बात नहीं थी कि उन्हें कुछ नहीं मिला था। इसके लिए उन्हें दरअसल एक अच्छी लंबी खोज की ज़रूरत थी, जब मैडम पीन्स उनकी गर्दन के पीछे न खड़ी हो। 5 मिनट बाद रॉन और हरमाइनी अपनी गर्दन हिलाते हुए आए और उसके पास खड़े हो गए। फिर वे लंच करने चले गए। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग देखते रहोगे, है ना? हरमाइनी ने कहा। और अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे उल्लू भेज देना। और तुम अपने माता पिता से पूछ सकती हो कि फ्लेमेल कौन है, रॉन ने कहा। उनसे पूछना सुरक्षित रहेगा। बहुत ही सुरक्षित, क्योंकि वो दोनों दांतों के डॉक्टर हैं, हरमाइनी ने कहा। एक बार छुट्टियां शुरू हो गई तो रॉन और हैरी का समय इतना अच्छा बीतने लगा कि वे फ्लेमेल के बारे में भूल से गए। पूरा कमरा उनके कब्जे में था और हॉल भी आम दिनों की तुलना में बहुत ज़्यादा खाली था, इसलिए वे आग के पास वाली कुर्सी पर बैठ सकते थे। वे घंटों बैठकर कुछ ना कुछ ऐसा खा सकते थे जिसे वे लंबे हत्थे वाले कांटे से भून सकें। ब्रेड, क्रम्पेट, मार्शमेलोज और ऐसे उपाय सोचते रहते जिनसे मैल्फॉय को स्कूल से निकलवाया जा सके। हालांकि वे जानते थे कि यह उपाय सफल नहीं होंगे, परंतु इनके बारे में बातें करना मज़ेदार तो था ही। रॉन ने हैरी को जादुई शतरंज सिखाना भी शुरू कर दिया। यह बिल्कुल मगलुओं के शतरंज की तरह थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसमें जिंदा मोहरों से खेला जाता था, जो एक तरह से युद्ध में सैनिकों को आदेश देने की तरह था। रॉन के पास की हर चीज़ की तरह यह शतरंज भी उसी परिवार के किसी और सदस्य से मिला था, इस मामले में उसके दादाजी से। बहरहाल पुराने मोहरों से उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। रॉन उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानता था कि उसे उनसे अपनी बात मनवाने में कभी दिक्कत नहीं होती थी। हैरी सीमस फिनिगन से उधार लिए मोहरों से खेला और मोहरों को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हैरी शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था और वे मोहरें चिल्ला चिल्ला कर उसे अलग अलग सलाह दे रही थी, जिस वजह से वह दुविधा में पड़ जाता था। मुझे वहाँ मत भेजो, क्या तुम्हें वह घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा? उसे भेज दो, हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं। क्रिसमस की शाम को जब हैरी बिस्तर पर गया तो उसके मन में अगले दिन अच्छे भोजन और मौज मस्ती की आशा तो थी, परंतु तोहफे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वह अगली सुबह जल्दी उठा तो उसने जो सबसे पहली चीज़ देखी वह था उसके बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेटों का ढेर। जब हैरी बिस्तर से बाहर आया और उसने अपना ड्रेसिंग गाउन खींचा तो रॉन नींद भरी आवाज़ में बोला, हैप्पी क्रिसमस। तुम्हें भी, हैरी ने कहा। इधर देखो तो सही, मुझे तोहफे मिले हैं। और तुम किस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे? शलजमों की, रॉन ने अपने तोहफों के ढेर की तरफ देखते हुए कहा, जो हैरी के ढेर से काफ़ी बड़ा था। हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया। यह मोटे भूरे कागज़ में लिपटा था और इस पर लिखा था, हैरी को हैग्रिड की ओर से। अंदर लकड़ी की एक अनघड़ बांसुरी थी। जाहिर था हैग्रिड ने उसे खुद बनाया था।
हैरी ने बांसुरी बजाई। उसने कुछ हद तक उल्लू जैसी आवाज़ निकाली। दूसरे बहुत छोटे पैकेट में एक चिट्ठी थी। हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा साथ भेज रहे हैं। वर्नॉन अंकल और पेटूनी आंटी की ओर से कागज़ के साथ 50 पेंस का एक सिक्का सेलोटेप से चिपका था। यह उनकी उदारता है, हैरी ने कहा। रॉन 50 पेंस के सिक्के को देखकर मोहित हो गया। अद्भुत, उसने कहा। क्या आकार है! यह पैसा है। तुम इसे रख सकते हो, हैरी ने कहा, और वह हंसा कि रॉन कितना खुश हो रहा था। हैग्रिड हो गया, मेरे अंकल आंटी हो गए, बाकी तोहफे किसने भेजे हैं? मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि किसने भेजा है। रॉन ने थोड़ा गुलाबी होते हुए एक बड़े से उभरे पैकेट की तरफ इशारा किया। मेरी मम्मी ने। मैंने उन्हें बताया था कि तुम तोहफों की उम्मीद नहीं कर रहे थे और अरे नहीं, उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए भी वीज़ली स्वेटर बना दिया। हैरी ने पैकेट फाड़ा। उसमें हाथ से बुना हुआ एक मोटा हरे रंग का स्वेटर था और साथ ही घर पर बनी कैंडी का एक बड़ा पैकेट भी। हर साल वे हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती हैं, रॉन ने अपना पैकेट खोलते हुए कहा, और मेरा हमेशा मेहरून रंग का होता है। तुम्हारी मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं, हैरी ने कैंडी चखते हुए कहा, जो बहुत स्वादिष्ट थी। उसके अगले तोहफे में मिठाइयाँ थीं। हरमाइनी ने चॉकलेट के मेंढकों का एक बड़ा बक्सा भेजा था। अब सिर्फ एक पैकेट बचा था। हैरी ने उसे उठाया और टटोला। वो बहुत हल्का था। हैरी ने उसे खोला। कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भूरी चीज़ फिसलकर फर्श पर गिर गई और चमकने लगी। रॉन के मुंह से आह निकल गई। मैंने इसके बारे में सुना है, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, और हर स्वाद की टॉफ़ियों का अपना पैकेट गिरा दिया जो हरमाइनी ने उसे भेजा था। अगर यह वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो यह सचमुच दुर्लभ है और सचमुच कीमती है। यह क्या है? हैरी ने उसे चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया। उसे छूना अजीब सा एहसास था, जैसे पानी को ठोस कपड़े में बुन दिया गया हो। यह अदृश्य चोगा है। रॉन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मुझे विश्वास है यह वही है, पहन कर देखो। हैरी ने चोगे को अपने कंधों के चारों तरफ डाला और रॉन की चीख निकल गई। वही है, नीचे देखो। हैरी अपने पैरों की तरफ देखा, परंतु वे गायब थे। वह दर्पण की तरफ भागा। उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा था, परंतु उसे सिर्फ अपना सिर बीच हवा में लटका दिखा। बाकी का शरीर अदृश्य हो गया था। उसने चोगे को अपने सिर पर भी खींच लिया और दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। इसके साथ एक चिट्ठी भी है, रॉन ने अचानक कहा। यह चिट्ठी इससे निकलकर गिरी है। हैरी ने चोगा उतारा और चिट्ठी उठा ली। छोटी गोल लिखावट में, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, यह शब्द लिखे थे। तुम्हारे डैडी मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ गए थे। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें यह लौटा दिया जाए। ध्यान से इस्तेमाल करना। बहुत सुखद क्रिसमस की मुबारकबाद। इसके नीचे किसी ने साइन नहीं किए थे। हैरी ने चिट्ठी को घूरा। रॉन चोगे को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैं इसके लिए कुछ भी दे सकता हूँ, उसने कहा। कुछ भी? क्या हुआ? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। उसे बहुत अजीब लग रहा था। यह चोगा किसने भेजा था? क्या कभी यह सचमुच उसके डैडी के पास था? इससे पहले कि वह कुछ और कह या सोच पाता, कमरे का दरवाज़ा खुला और फ्रेड व जॉर्ज वीजली धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। हैरी ने तत्काल चोगे को छुपा दिया। वह इसे किसी और को नहीं दिखाना चाहता था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। क्रिसमस मुबारक हो। अरे देखो तो सही, हैरी को भी वीजली स्वेटर मिला है। फ्रेड और जॉर्ज नीले स्वेटर पहने थे, जिनमें से एक पर बड़े पीले अक्षर में F लिखा था और दूसरे पर बड़ा पीला G बना था।
हैरी का हमसे अच्छा है। फ्रेड ने हैरी का स्वेटर उठाकर कहा। जाहिर है कि वे तब अधिक मेहनत करती हैं जब आप परिवार के ना हो। तुमने अपना स्वेटर क्यों नहीं पहना रॉन? जॉर्ज ने पूछा। चलो इसे पहनो, यह बहुत अच्छा और गर्म है। मेहरून रंग से मुझे नफरत है, रॉन ने अधूरे मन से दर्द भरी आवाज में कहा और स्वेटर पहन लिया। तुम्हारे स्वेटर पर कोई अक्षर नहीं लिखा है, जॉर्ज ने देखते हुए कहा। उन्हें लगता है कि तुम अपना नाम नहीं भूलोगे, परंतु हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम जानते हैं कि हमारा नाम ग्रेग एंड फॉर्ज है। इतना शोर क्यों हो रहा है? पर्सी वीज़ली दरवाजे में अपना सर घुसाए खड़ा था और शिकायत भरे अंदाज में देख रहा था। जाहिर था कि वह अपने तोहफों को खोलते खोलते बीच में ही आ गया था, क्योंकि उसके हाथ में भी एक स्वेटर था जिसे फ्रेड ने पकड़ लिया। पी यानी प्रीफेक्ट, इसे पहनो। पर्सी, चलो, हम सभी अपने स्वेटर पहने हैं और यहाँ तक कि हैरी को भी एक स्वेटर मिला है। मैं नहीं चाहता, पर्सी ने कहा, परंतु वीज़ली बंधुओं ने स्वेटर को उसके सिर में जबरदस्ती डाल दिया और इस कोशिश में उसका चश्मा खिसक गया। और तुम आज प्रीफेक्ट्स के साथ नहीं बैठोगे, जॉर्ज ने कहा। क्रिसमस परिवार के साथ बैठने का दिन होता है। वे लोग पर्सी के हाथ बांधकर उसे धकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। पर्सी की बाहें स्वेटर में फंसी थी। हैरी ने पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं खाया था। 100 मोटी भुनी टर्की, भुने और उबले आलू, मोटे पोर्क कबाबों की प्लेटें, मक्खन लगी मटर की कटोरियाँ, गाढ़ी व लजीज मेवा डली ग्रेवी और कैनबेरी सॉस की चांदी की नावें और टेबल के पास हर कुछ फुट दूर रखे जादूगरों के पटाखों के ढेर। यह अद्भुत पटाखे कमज़ोर मगलू पटाखों के तरह नहीं थे जिन्हें डर्सली परिवार आमतौर पर खरीदता था, जिनमें छोटे प्लास्टिक के खिलौने और पतले कागज़ के हैट होते थे। हैरी ने फ्रेड के साथ जादूगरों का एक पटाखा जलाया जिसने सिर्फ आवाज़ ही नहीं की बल्कि तोप के गोले की तरह तेज़ आवाज़ करता हुआ गया और उन सभी को नीले धुएं के बादल में लपेट लिया, जबकि इसके अंदर से धमाके के साथ रियर एडमिरल का हैट निकला और कुछ जिंदा सफ़ेद चूहे बाहर आए। ऊपर ऊंची टेबल पर डम्बलडोर ने जादूगरों वाली नुकीली टोपी के बजाय फूलों वाली टोपी पहन रखी थी और वे उस चुटकुले पर हंस रहे थे जो उन्हें प्रोफेसर फ्लिटविक ने अभी अभी पढ़कर सुनाया था। टर्की के बाद सुलगती हुई क्रिसमस पुडिंग्स आई। पर्सी की स्लाइस के अंदर एक चांदी का सिकल छुपा था जिसकी वजह से उसके दांत टूटते टूटते बचे। हैरी ने देखा कि ज़्यादा शराब पीने के कारण हैग्रिड का चेहरा लाल होता जा रहा था और आखिरकार हैग्रिड ने प्रोफेसर मैगोनिगल का गाल चूम लिया। हैरी को यह देखकर अचंभा हुआ कि गुस्सा होने की बजाय वे हंसी, शर्माई और उनका हैट तिरछा हो गया। जब हैरी आखिरकार टेबल से उठा तो पटाखों से निकलकर बहुत सी चीज़ें उसके ऊपर गिरी, जिनमें से कभी न फूटने वाले चमकदार गुब्बारों का एक पैकेट था, अपने खुद के मस्से उगाई की किट थी और उसका खुद का जादूगरों वाला शतरंज का नया सेट था। सफ़ेद चूहे गायब हो गए थे और हैरी के मन में यह भयानक विचार आया कि शायद उन चूहों की किस्मत में मिसेस नॉरिस का डिनर बनना लिखा था। हैरी और वीज़ली भाइयों ने दोपहर बहुत अच्छे ढंग से गुजारी। वे मैदान में बर्फ़ के गोलों से घमासान लड़ाई करते रहे। फिर वे ठंडे, गीले और हाँफते हुए गरुड़ द्वार के हॉल की आग के पास लौट आए, जहाँ हैरी ने अपना नया शतरंज सेट खोला और रॉन से बहुत बुरी तरह हार गया। हैरी को लग रहा था कि अगर पर्सी ने उसकी इतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश न की होती तो शायद वह इतनी बुरी तरीके से नहीं हारता। टर्की सैंडविच, क्रम्पेट, स्पंज केक और क्रिसमस केक के साथ चाय पीने के बाद हर एक को लगा कि पेट ज़्यादा भर गया है और अब सोने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, सिवाय पर्सी को फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पूरे गरुड़ द्वार के हॉल में भागते देखने के, क्योंकि उन्होंने उसका प्रीफेक्ट वाला बिल्ला चुरा लिया था। यह हैरी का अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस था, परंतु
पूरे दिन उसके दिमाग में कोई चीज़ घुमड़ रही थी। जब तक वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर नहीं गया, तब तक वह इसके बारे में ठीक तरह से नहीं सोच पाया। अदृश्य चोगा, और किसने भेजा था? रॉन के पेट में ढेर सारी टर्की और केक था तथा उसे परेशान करने के लिए कोई रहस्यमय वस्तु भी नहीं थी। इसलिए उसने जैसे ही अपने बिस्तर के पर्दे लगाए, वह तत्काल सो गया। हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने इसके नीचे से चोगे को बाहर निकाला। उसके डैडी का। यह उसकी डैडी का था। उसने उस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया जो रेशम से भी चिकना था और हवा की तरह हल्का था। ध्यान से इस्तेमाल करना, चिट्ठी में लिखा था। उसे इसे पहन कर देखना था। अभी वह बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगे को अपने चारों तरफ लपेट लिया। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो सिर्फ चांदनी और छायाएं दिखी। यह बहुत अजीब एहसास था। ध्यान से इस्तेमाल करना। अचानक हैरी पूरी तरह चौकन्ना हो गया। इस चोगे में पूरा हॉगवर्ट्स उसके सामने खुला था। वह अंधेरे और खामोशी में खड़ा था, परंतु उसके अंदर रोमांच का तूफान उमड़ रहा था। वह इसे पहनकर कहीं भी जा सकता था, कहीं भी, और फ्लिच को पता भी नहीं चलेगा। रॉन अपनी नींद में बुदबुदाया, क्या उसे जगाना ठीक रहेगा? किसी चीज़ ने उसे रोक दिया। उसके डैडी का चोगा। उसे लगा कि इस बार, पहली बार, वह अकेले ही इसका इस्तेमाल करना चाहता है। वह कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियों पर उतरा, हॉल के पार गया और तस्वीर के छेद से कूदकर चल दिया। कौन है? मोटी औरत चीखी। हैरी कुछ नहीं बोला। वह गलियारे में तेजी से चलता गया। उसे कहाँ जाना चाहिए? वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। लाइब्रेरी में, वहाँ जहाँ जाना मना है। वह जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता था, और तब तक पढ़ सकता था जब तक वह पता न लगा ले कि फ्लेमेल कौन था। वह आगे की तरफ चल दिया और चलते समय उसने अदृश्य चोगे को अपने चारों तरफ कसकर लपेट रखा था। लाइब्रेरी में घना अंधेरा और बड़ा अजीब सन्नाटा था। हैरी ने एक लैंप जलाया ताकि किताबों की लाइनों के बीच का रास्ता देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे लैंप हवा में तैर रहा हो, और हालांकि हैरी जानता था कि उसका हाथ इस लैंप को पकड़े हुए था, परंतु यह देखकर उसकी कपकपी छूट रही थी। जहाँ जाना मना था, वह हिस्सा लाइब्रेरी के ठीक पीछे की तरफ था। सावधानी से उस रस्सी के पार जाते हुए जो उन किताबों को बाकी की लाइब्रेरी से अलग करती थी, उसने अपना लैंप उठाया ताकि उनके नाम पढ़ सके। किताबों के नाम से उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। उनके उखड़े हुए धुंधले सुनहरे अक्षर ऐसी भाषाओं में थे जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। कुछ किताबें तो बिना नाम की थी। एक किताब पर एक गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयानक दिख रहा था। हैरी के गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। शायद यह उसके मन का वहम हो, शायद ऐसा ना हो, परंतु उसे ऐसा लगा जैसे किताबें धीमे धीमे फुसफुसा रही थी, जैसे वे जानती हों कि वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति घुस आया था जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। लैंप को फर्श पर सावधानी से रखने के बाद उसने सबसे नीचे की शेल्फ में किसी अच्छी सी किताब की तलाश की। एक बड़ी सी काली सफ़ेद किताब पर उसकी आंखें ठहर गई। उसने उसे कठिनाई से निकाला क्योंकि वह बहुत भारी थी, और अपने घुटनों पर रखकर खोला। एक तेज़ और दिल दहला देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली। किताब चीख रही थी। हैरी ने उसे तत्काल बंद कर दिया, परंतु किताब फिर भी चीखती रही और उसमें से कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ लगातार आती रही। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगने से लैंप गिर गया और तत्काल बुझ गया। आतंकित होकर उसने सुना कि वह गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ में रखते हुए वह भागा। दरवाजे के पास
वह फ्लिच के पास से गुजरा। फ्लिच की पीली अजीब आंखें सीधे उसके पार देख रही थी और हैरी फ्लिच के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारे में ऊपर निकल गया। किताब की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह एक ऊंचे कवच के सामने अचानक रुक गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वह इतना उलझा था कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अंधेरा था, वह यह नहीं पहचान पाया कि वह कहाँ था। उसे इतना मालूम था कि किचन के पास एक कवच है, परंतु किचन तो इसके 5 मंजिल नीचे होना चाहिए। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात को बाहर घूमे तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊं। कोई लाइब्रेरी में उस जगह है जहां जाना मना है। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जहां भी था, फ्लिच को वहां का शॉर्टकट मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज़ करीब आती जा रही थी और हैरी का दिल धक रह गया जब उसने सुना कि जवाब देने वाला आदमी स्नेप था। जहाँ जाना मना है? वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब फ्लिच और स्नेप आगे वाले मोड़ के अंदर आए तो हैरी उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा रहा। यह सच था कि वे उसे देख नहीं सकते थे, परंतु गलियारा बहुत संकरा था और अगर वे लोग ज़्यादा करीब आए तो वो सीधे उससे टकरा जाएंगे। चोगे के बावजूद उसका शरीर ठोस तो था ही। वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसके बाईं तरफ एक दरवाज़ा थोड़ा खुला था। यह उसकी इकलौती आशा थी। वह सिकुड़कर इसके अंदर घुस गया। उसने अपनी सांस रोक रखी थी और वह कोशिश कर रहा था कि दरवाज़ा ना हिले। उसे बहुत राहत मिली जब वह बिना आवाज़ किए कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फ्लिच सीधे निकल गए। हैरी दीवार से टिककर गहरी सांस लेने लगा और उनके कदमों की दूर होती आहट सुनता रहा। वह बाल बाल बचा था, बिल्कुल बाल बाल बचा था। कुछ सेकंड बाद ही वह इस स्थिति में आया कि यह देख सके कि वह जिस कमरे में छुपा था वो कौन सा कमरा था। यह एक ऐसा क्लासरूम दिख रहा था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता था। दीवारों से डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे और रद्दी कागज़ों की बाल्टी उल्टी रखी थी, परंतु उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज़ टिकी थी जो यहाँ की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए यहाँ पर रख दिया था। यह एक शानदार दर्पण था, छत जितना ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम था और यह 2 पंजों पर खड़ा था। अब चूंकि फ्लिच और स्नेप की आवाज़ आनी बंद हो गई थी, इसीलिए उसका डर कम होने लगा। हैरी दर्पण के करीब आया। वह खुद का प्रतिबिंब देखना चाहता था, परंतु उसे एक बार फिर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। वह इसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। वह पीछे घूमा। उसका दिल अभी भी जितनी तेज़ी से धड़क रहा था, उतनी तेज़ी से तो यह तब भी नहीं धड़क रहा था जब वो किताब चीखी थी, क्योंकि दर्पण में वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे। परंतु कमरा खाली था। तेज़ तेज़ सांस लेते हुए वह धीमे से एक बार फिर दर्पण की तरफ मुड़ा। उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा था, सफ़ेद और डरा हुआ। और वहाँ ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और लोगों के प्रतिबिंब थे। हैरी ने फिर अपने कंधे के पीछे देखा, परंतु अब भी वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। क्या वे लोग भी अदृश्य थे? क्या सचमुच वह यह अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? और क्या इस दर्पण का जादू यह था कि यह उसका प्रतिबिंब दिखाता था, चाहे वे अदृश्य हों या ना हों? उसने दोबारा दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, पर उसका हाथ सिर्फ हवा से टकराया। अगर वह महिला सचमुच वहाँ होती तो यह बात तय थी कि वह उसे छू लेता, क्योंकि उनके प्रतिबिंब बहुत आसपास थे। परंतु उसने सिर्फ हवा को महसूस किया, यानी वह और बाकी लोग सिर्फ दर्पण में ही मौजूद थे। वह बहुत सुंदर महिला थी।
उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह है, हैरी ने सोचा, और वह दर्पण के थोड़ा और करीब खिसक गया। चमकीली हरी, बिल्कुल वही आकार है। परंतु फिर उसने देखा कि वह रो रही थी, मुस्कुरा रही थी, परंतु साथ में रो भी रही थी। उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वह चश्मा पहने था और उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, जो पीछे की तरफ चिपके भी थे, जैसे हैरी के थे। हैरी अब दर्पण के इतना करीब आ गया था कि उसकी नाक लगभग उसके प्रतिबिंब को छू रही थी। मम्मी, वह फुसफुसाया। डैडी। वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे हैरी ने शीशे में बाकी लोगों के चेहरे देखे और उसे अपने जैसी हरी आंखें, अपनी जैसी नाक की कई जोड़ियां दिखी। एक नाटा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार हैरी अपने परिवार को देख रहा था। पॉटर परिवार मुस्कुराया और उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाया। वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जैसे उसे लग रहा हो कि वह इसमें अंदर घुसकर उन्हें छू सकता था। उसके भीतर दर्द की तेज लहर उठ रही थी, जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था, बहुत भयानक दुख। उसे नहीं मालूम वह वहाँ कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए और वह देखता रहा, एक टक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती एक आवाज़ उसे फिर से होश में नहीं ले आई। वह यहाँ पर अब और नहीं रुक सकता था। उसे वापस अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। उसने अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया, मैं फिर आऊँगा, और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। तुम मुझे भी जगा सकते थे, रॉन ने चिढ़कर कहा। तुम आज रात चल सकते हो, मैं दोबारा जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना चाहूँगा, रॉन ने उत्सुकता से कहा, और मैं तुम्हारे परिवार, पूरे वीजली परिवार को देखना चाहूँगा। तुम मुझे अपने बाकी भाई और सब लोग दिखा सकते हो। तुम उन लोगों से भी मिल सकते हो, रॉन ने कहा। बस गर्मियों में मेरे घर पर आ जाओ। वैसे हो सकता है कि शायद यह दर्पण सिर्फ उन्हीं को दिखाता हो जो मर चुके हैं। हालांकि फ्लेमेल का पता न लगना बड़ी बुरी बात है। थोड़ा सा बेकन या कोई और चीज़ ले लो। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? हैरी से कुछ नहीं खाते बन रहा था। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था और वह आज रात उन्हें दोबारा देखने जा रहा था। वह फ्लेमेल को लगभग भूल चुका था। अब यह काम तो उसे उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा था, और अगर स्नेप उसे चुरा भी ले तो भी क्या फ़र्क पड़ता था। तुम ठीक तो हो? रॉन ने कहा। तुम अजीब दिख रहे हो। हैरी को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि वह दर्पण वाले कमरे को दोबारा नहीं ढूंढ पाएगा। चूँकि चौके में रॉन भी लिपटा था, इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमे चलना पड़ा। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को खोजने की कोशिश की और वे लगभग 1 घंटे तक अंधेरे गलियारों में भटकते रहे। ठंड के मारे मेरी कुल्फी जमी जा रही है, रॉन ने कहा। दर्पण को छोड़ो और वापस चलो। नहीं, हैरी ने फुफकारते हुए कहा। मैं जानता हूँ, वह यहीं कहीं पर है। वे एक लंबी जादूगरनी के भूत के पास से गुजरे जो दूसरी दिशा में जा रही थी, परंतु उसके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिखा। जब रॉन कराह रहा था कि उसके पैर ठंड के मारे सुन्न हो गए थे, तभी हैरी को कवच दिख गया। यही है, बस यही है। हाँ। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए इसे धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसके मम्मी डैडी उसे देखते ही खुशी से मुस्कुराए। देखा? हैरी फुसफुसाया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, रॉन ने जवाब दिया। देखो, उन लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो सिर्फ तुम दिखाई दे रहे हो।
इसमें ठीक से देखो। चलो, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होकर देखो। हैरी एक तरफ हट गया। क्योंकि अब रॉन दर्पण के सामने खड़ा हो गया था, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ ऊनी पायजामे पहने रॉन दिख रहा था। रॉन अपना प्रतिबिंब को मंत्रमुग्ध नजरों से एकटक देख रहा था। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। क्या तुम अपने सारे परिवार को अपने चारों तरफ खड़े देख सकते हो? नहीं, मैं अकेला हूँ, परंतु मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मैं हेड बॉय हूँ। क्या? मैं इस तरह का बिल्ला लगाई हूँ जैसा बिल लगाया करता था। मेरे हाथ में हाउस कप और क्विडिच कप है। मैं क्विडिच का कप्तान भी हूँ। रॉन ने इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ रोमांचित भाव से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह दर्पण सिर्फ भविष्य दिखाता है? यह कैसे दिखा सकता है? मेरा परिवार मर चुका है। मुझे एक बार और देखने दो। तुमने कल पूरी रात दर्पण देखा है, मुझे थोड़ी देर देखने दो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्विडिच कप है, इसमें क्या खास बात है? मैं अपने मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ, मुझे धक्का मत दो। बाहर के गलियारे में अचानक एक आवाज़ आई जिससे उनकी बहस बंद हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे कितनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। जल्दी! रॉन ने फुर्ती से अपने और हैरी के ऊपर चोगा फेंका ही था कि तभी मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे पर नजर आई। रॉन और हैरी चुपचाप खड़े खड़े एक ही बात सोच रहे थे। क्या यह चोगा बिल्लियों पर भी काम करता है? ऐसा लगा जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई। अब रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह फ्लिच को बुलाने गई होगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसने हमारी आवाज़ सुन ली थी। चलो! और रॉन ने हैरी को कमरे से बाहर खींच लिया। तीसरी रात उसने अपना रास्ता पहले से भी बहुत जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था कि वह तेज़ तेज़ चल रहा था, जिस वजह से बहुत आवाज़ हो रही है, और ऐसा करना समझदारी नहीं थी। परंतु उसे रास्ते में कोई नहीं मिला और एक बार फिर उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके एक दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया। वह यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था और आज उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं, सिवाय। तो हैरी फिर से आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास रखी कुर्सियों में से एक पर कोई और नहीं बल्कि एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी उनके पास से ही गुजरा होगा, परंतु वह दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको देख नहीं पाया सर। अजीब बात है हैरी, लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, डम्बलडोर ने कहा, और हैरी को यह देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। तो डम्बलडोर ने कहा, और वे भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह भी तुम पर शाहीवाग के दर्पण ने जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता था कि इसका नाम यह है सर, परंतु मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है। यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है और रॉन को यह दिखाता है कि वह हेड बॉय बन गया है। आपको कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की ज़रूरत नहीं है, डम्बलडोर ने धीमे से कहा। अब क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि शाहीवाग का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इनकार में हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूँ। दुनिया का सबसे सुखी आदमी शाहीवाग के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है, यानी कि जब वह इसमें देखेगा तो इसमें उसे अपना बिल्कुल वही स्वरूप दिखेगा
जो कि उसका असली स्वरूप है। क्या इससे तुम्हें मदद मिली? हैरी ने सोचा, फिर उसने धीमे से कहा, यह हमें हमारी ख्वाहिश दिखाता है, चाहे हमारी ख्वाहिश जो भी हो। सही भी है और गलत भी, डंबलडोर ने शांति से कहा। यह हमें हमारे दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, न उससे अधिक न उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो। रोनाल्ड वीज़ली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है, उसने अपने आप को अकेला खड़ा देखा है, उन सबसे बेहतर स्थिति में। बहरहाल, यह दर्पण हमें न तो ज्ञान देता है, न ही सच्चाई दिखाता है। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने इसमें जो देखा उससे वे मुग्ध हो गए और पागल हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जो यह दिखा रहा था वह सच था ही नहीं, संभव था भी या नहीं। दर्पण को कल नए घर ले जाया जाएगा हैरी। मैं चाहूँगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश ना करो। अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो अच्छी बात नहीं है। यह बात याद रखना। अब तुम अपने इस शानदार चोगे को वापस पहन लो और बिस्तर पर जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, प्रोफेसर डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है, डंबलडोर मुस्कुराए। बहरहाल, तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। हैरी देखता रह गया। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते, डंबलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आया और चला गया, लेकिन किसी ने एक भी जोड़ी मोजे नहीं दिए। लोग मुझे किताबें ही देते रहते हैं। जब हैरी बिस्तर में गया तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि डंबलडोर शायद पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे थे, परंतु स्कैबर्स को अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि यह बहुत व्यक्तिगत सवाल भी तो था।